गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज अश्विनी और आज है 22 ऑफ नवंबर और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के एडिटोरियल के बारे में। तो सबसे पहला एडिटोरियल है हमारा ऑन द ब्रिंक। ठीक है, तो इसको अगेन हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम लोग रोज कवर करते हैं। ठीक है, इसे कोशिश करते हैं हम लोग पढ़ने की कि क्या चीज़ है। ठीक है, देखो अब द मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ रशिया ट्रूप्स ऑन द यूक्रेन बॉर्डर एंड occasional outbreak of the violence along the line of contact between the Russia-backed rebels in the contested Donbas region and the Ukraine troops have pushed both countries to the brink of an open conflict. ठीक है, अब यहां पर आपको अभी समझ नहीं आया कि हुआ क्या। ठीक है, देखो यहां पर कुछ कंट्रीज की बात हो रही है, रशिया और यूक्रेन। ठीक है, रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहां से आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए। इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी कि और कुछ नहीं समझ में आया कि क्या चीज है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना अगर समझ में आ गया कि रशिया और यूक्रेन की बात हो रही है, बॉर्डर हो रही है, तो बॉर्डर के है और कुछ आउटब्रेक हुआ है वायलेंस अगेंस्ट द ये जो बॉर्डर है, लैंड डिस्प्यूट यहां पर कुछ हुआ है। ठीक है, तो चलो एक बार ना मैप में इन दोनों की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये है पूरा बड़ा रशिया, दिस वन, इसे मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं, ये पूरा है रशिया। ठीक है, रशिया की बाउंड्री ये लगती है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ना, ये वाली बाउंड्री आपको, ये रशिया की बाउंड्री। हमने थोड़े दिन पहले ये बेलारूस वाला कंसेप्ट देखा था, याद है आप लोग को। ठीक है, तो ये बाउंड्री है पूरी रशिया की, ये वाली, ये। ठीक है, ये इधर से ये पूरी बाउंड्री रशिया की लग रही है। ये मेरा पेन भी नहीं चल रहा ढंग से। ठीक है, तो ये रशिया और ये यूक्रेन, दोनों कंट्रीज की लोकेशन पता लग गई। अब ये दोनों कंट्री की लोकेशन के बीच में ये यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, यहां पर लड़ाई चल रही है। क्या चल रही है? ये एक पार्ट है यूक्रेन का, क्रीमिया। अभी इस पर कब्जा कर रखा है मॉस्को ने, रशिया ने। ठीक है, रशिया ने इसे कवर कर रखा है। अब थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, थोड़ा बैक एंड में आते हैं। 1990s के टाइम पर, 1992 के टाइम पर ये जो पूरा रशिया था ना, इसमें से ये बहुत सारी कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, ये सारी की सारी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। ठीक है, मतलब रशिया जैसे आज यूएसए है ना, रशिया स्टार्टिंग से ही एक बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है, तो इसमें और भी बड़ा था, आज भी जितना बड़ा नहीं इससे भी बड़ा था यूएसएसआर। ठीक है, तो 1992 में क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट होता है इनमें, यूएसआर टूटता है और टूटकर कई कंट्रीज का निर्माण होता है, कई कंट्रीज बनती हैं। इसमें यूक्रेन भी एक उसी में से एक होता है, यूएसएसआर का, रशिया का। ठीक है, इसी का पहले पार्ट था, ये 1992 में ये टूटकर अलग हो जाता है यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन अलग हो गया। अब होता यूं है कि ये जो यूक्रेन का ये वाला रीजन है ना, इस रीजन में इसे कहते हैं ईस्टर्न यूक्रेन और इसे कहते हैं वेस्टर्न यूक्रेन। ठीक है, वेस्टर्न जैसे ऐसे ना, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, तो इसमें ऑब्वियस सी बात देखो, रशिया से लगती हुई बाउंड्री है, तो यहाँ के जो लोग हैं ना वो ज्यादा प्रो रशियन है और बाकी इधर के जो लोग हैं वो यूक्रेन के लोग हैं। ठीक है, मतलब कि जो यूक्रेन को फॉलो करते हैं। अब 2014 में याद करो, G7 पढ़ाया था, G8 पढ़ाया था मैंने आपको, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ठीक है, तो पहले ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज थी और 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया था और फिर दोबारा से G7 बन जाता है वो। ठीक है, क्यों बनता है? ये एक जगह है क्रीमिया, ये। ठीक है, क्रीमिया रीजन को 2014 में यहां पर करवाया जाता है रेफरेंडम मतलब होता है कि वहां के लोगों से वोटिंग करवाई जाती है और वहां के ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रशिया के साथ जाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन इसके ऊपर अपना कब्जा कर लेता है रशिया। अब यूक्रेन का पहले पार्ट था, तो रशिया ने कब्जा किया 2014 में, तो भाई यूक्रेन को तो प्रॉब्लम होनी ही थी। ठीक है, तो यूक्रेन ने इसके अगेंस्ट, भाई हमेशा लड़ाई करता है, लेकिन यूक्रेन अभी इतना तगड़ा नहीं है कि भाई इसका सामना कर सके अकेले। रशिया का मिलिट्री पावर के हिसाब से भी देख लें, कैसे भी हम देख लें, तो रशिया यूक्रेन से बहुत ही ज्यादा आगे है।
बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, कीव। ठीक है, और मॉस्को है कैपिटल किसकी? रशिया की। इतनी चीज तो समझ में आ गई आप लोगों को कि कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है। तो ये क्या करता है, अभी देखो यूक्रेन, अब इसका एक पार्ट तो ले ही चुका है रशिया, और अपने बाकी बचे हुए पार्ट को बचाने के लिए यूक्रेन साथ देता है किसका? साथ लेता है किसका? यूरोपियन यूनियन का। आ रही बात समझ? अभी थोड़े दिन पहले ही हमने ये टॉपिक पढ़ा था, पोलैंड और बेलारूस वाला इशू, याद है ना? तो ये जो पोलैंड बेलारूस है, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो यूक्रेन है, ये इनके लिए एक एंट्री पॉइंट बन जाता है यूएसए के लिए, यूएसए रशिया में ऐड होने के लिए। मतलब यूरोपियन यूनियन यहां से अगर रशिया को अगर दबाना हो, रशिया के ऊपर अटैक करना हो, तो अपने एयरक्राफ्ट यहां पर लॉन्च कर सकते हैं। सीधी सी बात, आ रही बात समझ कुछ? यहां पर क्या कर सकते हैं, वो अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं और इजीली इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। रशिया नहीं चाहता ये सारी चीजें। फिर रशिया क्या करता है, यहां पर बॉर्डर क्राइसिस क्रिएट करके रखता है हमेशा। वो क्या करता है, यहां के लोगों को फंडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, और रिबेल क्रिएट करता है, विद्रोही क्रिएट करता है, लोगों को उकसाता रहता है कि इनके साथ ना मिल जाए मेन स्ट्रीम में, और एक दोनों के बीच में गैप बना के रखे। ठीक है, तो एक मिन्स्क समझौता हुआ था, मिन्स्क समझौता, मिन्स्क 2 कहते हैं, मिन्स्क एग्रीमेंट 2। ठीक है, उस एग्रीमेंट के तहत ये था कि यहां के जो रिबेल्स हैं, ठीक है, वो होगा तो यहां के इस पूरे रीजन पे यूक्रेन का पार्ट, लेकिन इनको थोड़ी ऑटोनॉमी मिलेगी। ठीक है, थोड़ी रियायतें मिलेगी। उस पर रशिया ने भी साइन कर दिया। रशिया भी खुश था कि चलो कोई नहीं, हमारा मतलब कि हम इस पर कब्जा करके रखेंगे, किसी तरीके से, कोई ना कोई तरीके से कब्जा करके रखेंगे। अभी फिर से ये फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, फिर से लड़ाई कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब यही है। अभी इसके अंदर हमने जो 2-3 दिन पहले जो टॉपिक पढ़ा था, उसको भी इंक्लूड करके देखो जरा एक बार। ठीक है, उस वाले पार्ट को भी इंक्लूड करके देखो। अब रशिया क्या करता है कि भाई इस रीजन के अंदर इस पर कंट्रोल, इसको डोंबास रीजन कहते हैं, जो मैंने अभी बताया ना, जो ईस्टर्न यूक्रेन है, इसे डोंबास रीजन कहते हैं। अभी हम वहां पर जाएंगे तो वहां पर दिखाऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो इधर बेलारूस का बहुत बढ़िया फ्रेंड है रशिया। ठीक है, बेलारूस की बाउंड्री पर पोलैंड की एंट्री, पोलैंड से एंट्री करवाने के लिए जितने भी माइग्रेंट है उनको यहां पर पहुंचा रहा है, इजी कर दिया वीजा सबके लिए, और वो यहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो एक साइड तो यहां पर इधर से अटैक कर रहा है और एक साइड यहां से अटैक कर रहा है। ठीक है, देखो यहां से अटैक करने का मतलब है कि वो यूरोप में डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो में ज्यादातर जो कंट्रीज हैं ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ठीक है, और यूक्रेन भी नाटो का पार्ट है। ठीक है, अब इंटेग्रल पार्ट नहीं, वो अलग बात है, लेकिन यूक्रेन भी इसका हिस्सा है। ठीक है, अभी रिसेंटली बना था। तो यहां पर क्या होता है कि यूक्रेन इस साइड से तो पता लग गया कि यूरोप के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है, और यहां पर क्या करता है, ये ब्लैक सी के ऊपर पूरा कब्जा चाहता है रशिया। इस पूरे रीजन से तो है ही ये कब्जा, रशिया की बाउंड्री लगती है। और दूसरा, अगर वो यहां से क्या करेगा तो ये इजीली यहां पर अपना कब्जा कर सकता है। ये जो पूरा रीजन है ना, यहां पर जो भी वाटर वगैरह मिलता है मॉस्को का, ये इधर वाला जो ऊपर वाटर लेवल, वो सारा वाटर ठंडा है, बहुत ज्यादा बर्फ की फॉर्म में है। वहां पर सी वगैरह नहीं, शिप वगैरह नहीं चल सकती वहां पर। ठीक है, वहां पर उसके जहाज नहीं चल सकते, जो नेवी नहीं काम कर सकती। नेवी काम क्या कर सकती है, यहां पर अगर यहां से एंट्री मिल, हाँ ब्लैक सी में यहां से एंट्री मिल जाएगी इसे, तो इजीली किसी भी कंट्री को कंट्रोल कर सकता है रशिया। देख रहे हो जियोपॉलिटिकल किस तरीके से सब लोग एक दूसरे पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। एक हमारा इंडिया ये कि बस चुप करके बैठा रहता है कि वो कोई बात नहीं, आओ जी करते रहते हैं। ठीक है, बाकी देखो अब यहां पर आपको इन सारी लोकेशन को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रशिया, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैक सी।
आगे बात समझ, यहां तक चीज। अब चलते हैं वहां पर वापस, अब देखते हैं आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देखो ये डोनबास रीजन समझ में आया कौन सा था, अब समझ में आया डोनबास रीजन। अब देखो, हाँ ईस्टर्न यूक्रेन वाला पार्ट, देयर वर सिमिलर सेंसेस अर्लियर दिस ईयर बट मॉस्को आफ्टर यूएस डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन पुल्ड बैक। अब पिछले साल भी जैसे ये ऐसा चीजें हुआ था, लेकिन यूएस की एंट्री की वजह से यूक्रेन बच गया, वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, दिस टाइम हाउएवर द मोर एम्फेटिक रशियन मूव्स अपीयर टू पार्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रेटेजी। लेकिन इस बार जो रशिया की जो मूवमेंट है वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिवनेस दिखा रही है, कुछ ज्यादा अग्रेसिवनेस है। क्या? फ्रॉम द बाल्टिक सी टू द ब्लैक सी। ठीक है, वापस एक बार आते हैं हम लोग। ठीक है, कम ऑन दिस वन। ठीक है, इस सी से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस सी से एक तरीके की एंट्री मिलती है यहां पर, इस रीजन के अंदर, इस रीजन में। ठीक है, और यहां पर जो आपको जो एंट्री मिल जाती है, तो ये क्या करता है, इजीली क्या कर सकता है, पूरी एरिया को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इधर कैस्पियन सी है, इधर आपका ब्लैक सी है। अब इसे देखो एक बार वापस, फ्रॉम द बाल्टिक सी टू ब्लैक सी ऑन द यूरोपियन यूनियन पॉलिश बॉर्डर, पॉलिश यानी पोलैंड बॉर्डर, बेलारूस रशियन अलाई वॉज ब्लेम्ड फॉर द और चेस्टिंग अ माइग्रेशन क्राइसिस। यानी पॉलिश बॉर्डर पर बेलारूस के साथ मिलकर रशिया हेल्प करते हुए वहां पर क्या कर रहा है, एक क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। कौन सा, कैसा? बॉर्डर क्राइसिस, वहां पर जो माइग्रेंट आ रहे हैं उनकी हेल्प से कर रहा है। ठीक है, द यूएस वॉज वार्न्ड इट्स अलाइज, यूएस ने जो यूक्रेन और नाटो के अलायंस के साथ मिलकर उन्हें वार्न भी किया था कि भाई आप लोग क्या हो, जो ध्यान रखो कि ये क्या कर सकता है, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, रशिया अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, आगे बात समझ। रशिया अग्रेसिवनेस कुड हैव द पार्शियली बीन ड्रिवन मिस्टर पुतिन एंड असेसमेंट द यूएस वाज स्ट्रेटेजिकली वीकेंड आफ्टर द अफगानिस्तान एंड इट्स। देखो, अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई इसी टाइम पर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि रशिया अभी क्यों ऐसा कर रहा है। मेन बात समझो, पहले भी तो कर सकता था, जब उसी टाइम 2014 में कब्जा किया था तो वहीं पे कर लेता, ऐसा क्यों अभी? क्योंकि पुतिन को पता है कि इस टाइम पर जो यूएस है वो धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली वीक होता जा रहा है। ठीक है, एशिया में तो क्या चाइना से लड़ता फिर रहा है, चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ। अभी इंडिया ने जो रशिया के साथ लिया, जो एग्रीमेंट किया, तो उसकी भी बातें चल रही है कि कार्ड्स एक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो वहां से इंडिया का भी सपोर्ट नहीं, अब हमारे ऊपर कोई अगर एक्ट लगेगा तो इंडिया भी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर यूएस क्या है, एक तो धीरे धीरे इधर वीक होता जा रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा हमने एग्जाम्पल देखा अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में जिस तरीके से उसने विड्रॉ किया, ठीक है, अफगानिस्तान जैसे उसमें विड्रॉ करता है, वहां से वापस मतलब कि निकला, तो वहां पर भी एक तरीके का एक उसकी हार हुई वहां पर चाइना यूएसए की। तो इस टाइम पर वो चाहता है रशिया की ज्यादा से ज्यादा कैप्चर किया जाए। ठीक है, दिस मेक्स यूक्रेन विच रशिया सीज अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स एट द क्रेनीज एज द वेस्टर्न एयरक्राफ्ट। देखो, जो यूक्रेन है उसे वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न एयरक्राफ्ट की। वहां पर वेस्ट वर्ल्ड वाले जो आप आके अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से, और वो नहीं चाहता है। 2015 एंड कॉन्फ्लिक्ट वाज अवर्टेड आफ्टर द मिन्स्क 2। मैंने बोला था ना, एक क्या पार्ट, एक मिन्स्क 2 एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। 2015 में पीस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूएस और रशिया, ठीक है, इन सब लोगों ने मिलकर, और यूक्रेन सॉरी, इन सब ने मिलकर आपस में एक डील साइन की थी। ठीक है, यूक्रेन वाज रिक्वायर्ड टू डेलीगेट मोर पावर टू ब्रेक वे रीजन एंड द इंट्रोड्यूस constituting reform and codifying their the special status. Russia nod for the agreement was possibly because it thought the delegation of power to the rebels would enhance Moscow leverage. अब देखो, यूक्रेन को भाई अभी जरूरत किस चीज की है? यूक्रेन को जरूरत है कि इसको अभी अर्जेंट तौर पर कोई हेल्प मिल जाए। किससे? नाटो से, जो दूसरी कंट्रीज है उनसे हेल्प मिल जाए। देखो, जब 2014 में अटैक किया था ना, उस टाइम पर भी डायरेक्टली नाटो ने हेल्प नहीं की थी यूके की, यूक्रेन की। हाँ,
यूक्रेन को हथियार तो प्रोवाइड कर सकता है लेकिन मिलिट्री प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि इंटेग्रल पार्ट नहीं है यूक्रेन नाटो का, ठीक है। तो यूक्रेन को ही अपने एंड पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को, यूक्रेन को ही आगे बढ़कर कुछ समझौता करना पड़ेगा इनके साथ रशिया के साथ, ताकि ये इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, ठीक है। और बाकी कंट्रीज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा, ठीक है। यही था पूरा का पूरा, ये सारा का सारा, ठीक है। क्रीमिया को 2014 में इसने ऑक्युपाई किया था। देखो, द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इज टू रिवाइव द मिन्स्क पीस प्रोसेस। मेन तो यही है कि भाई शांति बनाने के लिए इस जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। द वेस्ट शुड पुश बोथ साइड टू द रिज्यूम टॉक्स। वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों को पुश करना पड़ेगा कि भाई बात टेबल पर आओ और बात करो और फिर एक पीस बना के रखो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा जो यूक्रेन और रशिया में जो प्रॉब्लम चल रही है ये अभी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, क्लियर। आगे चले हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कीपिंग क्लोज आइज ऑन चाइनाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, ठीक है। चलो हम ये शुरू करते हैं इसके ऊपर। ये जो आपने कहा था वेस्टर्न एयरक्राफ्ट यूक्रेन को कहते हैं, ठीक है। अब आगे अब थोड़ा अपने भाई बंधु की भी बात कर ले, चाइना, ठीक है। द ओनली रियल substantive outcome to the last week virtual summit between President Joe Biden and Xi Jinping, ठीक है। शी जिनपिंग और जो बाइडन के बीच में पिछले वीक एक वर्चुअल समिट हुआ, कुछ ज्यादा फ्रूटफुल तो नहीं रहा, इसलिए इसके बहुत सारे आर्टिकल्स भी हमें देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो अब ये था क्या, अभी रिसेंटली इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी, यूएस और चाइना के बीच में वर्चुअल मीटिंग थी ये, ठीक है। अब इस मीटिंग के बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें निकल के नहीं आई, लेकिन अभी क्या हुआ है कि चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट एक रिलीज की गई है चाइना के अगेंस्ट। एक रिपोर्ट का नाम है चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट। इसे रिलीज किया किसने, पेंटागन ने। किसने, पेंटागन क्या है, नो, पेंटागन एक तरीके का डिफेंस डिपार्टमेंट है ऑफ यूएसए। हाँ, यूएसए ने रिलीज की है, जैसे हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट है ना, वैसे ही यूएसए का डिफेंस डिपार्टमेंट है पेंटागन, ठीक है। पेंटागन ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है। अब आ जाओ आगे जरा, यहां पर एक एक करके समझते हैं सारी चीजों को। क्या कह रहा है ये, that categorically underscores the growing challenges posed by the increasing capabilities of the People Republic of China, यानी PRC, People Republic of China, and its ambition across the various dimension of military powers. धीरे धीरे इस रिपोर्ट में शो किया जा रहा है चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट के अंदर कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चाइना की जो मिलिट्री पावर है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो इनकी कैपेबिलिटीज है वो बढ़ती जा रही है। The PRC nuclear capabilities in particular are undergoes fundamental transformation and shift seem to be evident in the both quantity and the quality। यानी कि जो इनका जो साइज है वो भी बढ़ रहा है और इनकी क्वालिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। किस चीज की, पीपल यानी जो चाइना की जो आर्मी है, चाइना की आर्मी के जो उनके पास न्यूक्लियर हथियार है उनकी क्वालिटी भी बढ़ाई है इन्होंने, और क्वांटिटी तो बढ़ा ही रहे हैं ये लोग, ठीक है। कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई देखो, एक कंफर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द CMPR रिवील्स 4 स्पेसिफिक एरियाज वर द चेंज इन अंडरवेज, क्वांटिटिव स्ट्रेंथ, एटॉमिक विल्ड, डिलीवरी कैपेबिलिटीज एंड पोस्चर, ठीक है। ये किस चीज में ध्यान दे रहे हैं कि भाई जो ये हथियार बना रहे हैं, जो हथियार ये तैयार कर रहे हैं, वो एक तो काफी हाईली क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और उनका डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा है, और काफी अच्छे रेंज तक भी बोलो उनकी जो रेंज है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो 200 न्यूक्लियर इन्होंने जो अभी बनाया रिसेंटली
रफली क्या, ये जो डेटा है 200 न्यूक्लियर वॉर हेड्स इन्होंने तैयार कर लिए हैं इस अपने चाइना के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा, धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, तो 2027 आते आते इनकी जो संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 700 वेपन्स हो जाएगी। ये डाटा किसने रिलीज किया? पेंटागन ने। क्या ये डाटा चाइना ने रिलीज किया? नहीं। चाइना एक ओपेक कंट्री है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसका डेटा कंट्रीज के पास नहीं आता, ठीक है, कि वो अंदर क्या कर रहे हैं। अगर हमने कुछ भी डेवलप किया ना तो बाहर हम पहले शोर मच, हाँ, कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, ठीक है ठीक है, तो ये चीजें आती हैं। लेकिन चाइना अभी ये भी जो डेटा है ना, ये एक तरीके का ऐसा डेटा है कि जो बस अजम्पशन के आधार पर है, आगे पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया होगा, ठीक है। आगे बात समझ। तो ये जो मतलब एयरक्राफ्ट बना रहे हैं वो कैसे हैं? लो यील्ड वेपन्स है। लो यील्ड वेपन्स कौन से होते हैं? जो कि एक मतलब कि साइज में तो छोटे होते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हिट कर सकते हैं अपने टारगेट को। फॉर एग्जांपल जो पहले वेपन्स होते थे, जो न्यूक्लियर वेपन थे, उसने एक पूरे, अगर मान लो अगर हम मुंबई पर गिरा रहे हैं तो पूरे के पूरे मुंबई शहर को तबाह कर सकते थे, ठीक है। जो लो यील्ड वेपन है ये क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर टारगेट, मान लो अगर उन्हें किसी मिलिट्री को टारगेट करना है, हमें अगर मान लो पाकिस्तान के किसी सिर्फ मिलिट्री एरिया को टारगेट करना है, तो मिलिट्री एरिया को टारगेट कर सकते हैं। वहां के जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ नहीं होगी। आगे बात समझ। जिसे कहते हैं लो यील्ड वेपन्स, जो कि वेट में भी कम होते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उतनी ही अच्छी इफेक्टिवनेस के साथ काम कर सकते हैं। तो चाइना ने जो वेपन्स तैयार किए हैं वो काफी हद तक एक तो लॉन्ग रेंज के भी हैं। इनके कई ऐसे वेपन्स हैं जो कि 7200 किलोमीटर तक की भी कैपेबल रखते हैं। 7200 किलोमीटर, यानी कि पूरे एशिया में कहीं भी, पूरे कॉन्टिनेंट में कहीं भी उसे हिट करवा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो और जब ये कोविड-19 का जो टाइम चल रहा था, कोविड-19 के टाइम पर जो चाइना ने बहुत सारे ऐसे 2 से ज्यादा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब सिर्फ ये चाइना का जो ये बढ़ोतरी हो रही है सिर्फ यूएसए के लिए कंसर्न नहीं है, इंडिया के लिए भी पूरी तरीके से कंसर्न है, क्योंकि इंडिया के साथ इसका लैंड बाउंड्री यहाँ पर भी डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। आई बात समझ। तो ये बाकी का टॉपिक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये खुद आप लोग इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।